ट्रांसप्लांट इज नॉट ए क्योर फॉर द हेयर फॉल और बाल्डनेस। ट्रांसप्लांट को होते हुए आज 70 साल हो गया, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आपके पतले पतले बाल अभी भी हैं लंबे, हम लोग मिनॉक्सिडिल देंगे, फिनेस्ट्राइड देंगे। सो कई लोग का डर है कि फिनेस्ट्राइड खाने से वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ड्रग को कैसे देना है, कितने दिन तक देना और कैसे उसको स्टॉप करना है, वो जानना जरूरी है। साइकोलॉजिकली मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं, यंग हो या मिडिल एज या ओल्ड, सब कुछ हमें एक चीज़ दिखता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू स्लीप। आजकल मार्केट में बहुत चलते हैं ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या सल्फेट फ्री शैम्पूज। दीज ऑल आर मार्केटिंग गिमिक्स। सैलून में बोलते हैं कि हेड को बार बार शेव करते रहो, बाल ज़्यादा थिकर आएंगे। इट्स मिथ। ऑयल मसाज, ये सब से बाल वापस आते हैं। मास्टरबेशन से हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, ये रियलिटी है। जी हाँ, कई आज के डेट में लोग चांद पे तो पहुंच जाते हैं, पर हेयर फॉल और हेयर लॉस का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या हेयर फॉल हेयर लॉस रिवर्सिबल है? क्या आप बॉल्डिंग को रोक सकते हो? क्या मास्टरबेशन से हेयर फॉल होता है? क्या तेल लगाने से बाल वापस आते हैं? चलिए ये सब सवाल जानते हैं डॉक्टर नीरज जैन से। डॉक्टर नीरज जैन इज अ प्रोमिनेंट नेम इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड रिस्टोरेशन। पिछले 12 साल से उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हैं एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी एंड ऑल्सो द AHRS। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट एंड हियर फ्रॉम डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो पहले इस चीज़ से चालू करते हैं। आजकल के दिन में ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। जी, तो ये कोई ख़ास वजह या ये पहले से ही ऐसा था कि आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया? आपको क्या लगता है? नहीं आजकल क्या है, हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले के कंपैरिजन बढ़ गया, आजकल अवेयरनेस बढ़ गया है। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द वन थिंग। सेकंड इज़ आजकल प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है। पहले प्यूबर्टी का जैसे हम लोग 18 ईयर्स रखते थे, आजकल आपका 9, 10, 11, 12 में ही प्यूबर्टी हो जाती है। तो इस कारण से हार्मोनल चेंजेस पहले से होने लगते हैं, ये मेल्स फीमेल्स बोथ? दोनों में। इस कारण से भी हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा, लेवल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा। आज जो कॉम्पिटिटिव वो है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, द कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, तो हेयर फॉल इंक्रीज़ किया है। फिर हमारा न्यूट्रिशन में हम लोग आजकल कुछ भी कहीं भी खा लेते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग द हेयर फॉल। मैक्सिमम वी आर लिविंग आउटसाइड आवर होम स्टेट। पहले हम लोग अपने घर पे ही रहते थे, आजकल हम लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं या फिर कहीं भी चले गए, कुछ मिला खा लिया। तो ये द पुअर न्यूट्रिशनल चॉइसेस आर द अनदर थिंग। लास्ट नॉट द लिस्ट, हमारा स्मोकिंग, द मेनली ये लाइफस्टाइल। सारी चीज़ें जो हैं, पॉल्यूशन, दे आर ऑल्सो इंड्यूसिंग द फैक्टर्स विच इज़ कॉजिंग द हेयर फॉल। अच्छा, इसका जेनेटिक भी कोई रीज़न होता है? जेनेटिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो जीन को भी स्टिमुलेट करते हैं। कई बार इट सेल्फ कॉजेज द हेयर फॉल। जीन्स में आपके पेरेंटल या मैटरनल साइड से भी फैक्टर्स रहते हैं जो कि हेयर फॉल को बढ़ाते हैं, इन द मेल्स में भी और फीमेल में भी। तो उसमें आपको थोड़ा सा एक टिपिकल पैटर्न ऑफ बैलेंस मिलता है, नहीं तो आपका एक डिफ्यूज़ हेयर फॉल बाकी सब कॉजेज़ के कारण होता है। मतलब ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है कि मेरा पापा या मेरा दादाजी दे वर बॉल्ड, सो चांसेस आर आई विल आल्सो बी बॉल्ड, ऐसा कुछ है? चांसेस है कि आप में वो, क्योंकि जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आप कोई भी अगर डिजीज़ हो, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो या कोई भी बीमारी है, उसमें जेनेटिक्स का एक रोल होता है। वैसे ही हेयर फॉल में भी, चाहे मेल साइड हो चाहे फीमेल साइड हो, जेनेटिक्स का रोल रहता है, जिसके कारण हेयर फॉल का चांसेस होता है, क्योंकि उसमें रिसेप्टर्स का वो रहता है, ट्रांसफ़र रहता है। इस कारण से यू आर प्री डिस्पोज टू गेट द हेयर फॉल। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरा दादाजी, माय ग्रैंडफादर फ्रॉम माय फादर्स साइड, वो बॉल्ड थे। तो माय अंकल, लाइक माय फादर्स ब्रदर, ही इज़ ऑल्सो हैविंग हेयर लॉस। पूरा बॉल्ड नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट माय फादर इज़ हैविंग एक्सीलेंट हेयर। तो शायद वो जीन उसके तरफ कुछ ज़्यादा है या उसके तरफ कम है, ऐसा कुछ है या? देखिए, कई बार हम लोग जैसे बोलते हैं कि द जो ग्रैंडसन है लुक लाइक हिज ग्रैंडफादर। अच्छा। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अपने पोते की तरह, दादा की तरह देखने में है। अच्छा। तो सिमिलरली द जीन्स आपके फादर में भी आए, बट वो उतने वो रहे, साइलेंट मोड में रहे, आपके में वो आके एक्टिवेट हो गए। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं पेरेंटल या मैटरनल साइड में 2 to 3 जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होने का चांस रहता है, और वो किसी में भी कभी भी एक्टिवेट हो सकता है।
यूजुअली हम लोग 15 से आज के टाइम में 15-16 के बाद हम लोग पैटर्न लॉस देखना चालू कर दिए हैं, और आजकल तो 19 में देखते हैं बहुत ज़्यादा खाली हो चुका होता है। 19 में अगर पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इसी क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पकड़ लीजिए कोई 18-20 साल का कोई लड़का है तो जिसका हेयर फॉल हो रहा है, वो जेनेटिक के वजह से हो रहा है या कोई लाइफस्टाइल चॉइसेस या लाइक मे बी ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड डाइट, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इस चीज़ के वजह से हो रहा है, या शायद उनके दादा परदादा बॉल्ड थे उसके वजह से हो रहा है। देखिए, पहले कैसे हेयर पता फॉल चले? में आपको ये समझना होगा कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। अच्छा, पहले तो हमको ये जानना होगा। नॉर्मल हेयर फॉल हम लोग बोलते हैं 50 to 100 पर डे इज़ नॉर्मल। 50 to 100 पर डे ये नॉर्मल होता है। अच्छा। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली मेरा 200-300 बाल गिरते जा रहा है, धीरे धीरे मेरा स्कैल्प थीन होते जा रहा है और कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, देन द थिंग इज दैट इट्स गेटिंग एब नॉर्मल। सेकेंड अब आ गया कि अब हेयर फॉल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं हम लोग, और एक हो गया मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये टर्म्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। टेलोजन अब जैसे टेलोजन एफ्लूवियम हुआ कि मान लीजिए आपका जो आपने बोला स्ट्रेस हुआ, अच्छा, या पुअर न्यूट्रिशनल चॉइसेस हुआ, या स्मोकिंग हुआ, या आपका सर्जरी हुआ है, या प्रेगनेंसी का जब डिलीवरी हुई है, तो ये सब में क्या होता है, हेयर एक बॉडी एक शॉक स्टेज में चला जाता है। शॉक स्टेट में। हाँ, अच्छा, तो बॉडी उससे जब रिवाइव करता है तो 2 से 3 महीने के बाद सडन एक इंक्रीज इन द हेयर फॉल होता है। सो दैट इज कॉल्ड द टेलोजन एफ्लूवियम। वो धीरे धीरे रिकवर कर जाता है आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद, आफ्टर द फॉल 2 से 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है, 4 to 5 मंथ्स में ठीक हो जाता है। अच्छा, मेल पैटर्न तो उसमें जो आपको टेलोजन एफ्लूवियम में उसमें जो हेयर फॉल दिखेगा वो आपको जनरलाइज दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे आपका हेयर लाइन ऊपर चला जा रहा है या आपके यहाँ से बाल चले जा रहे हैं, वो आपका जनरलाइज हेयर लॉस होगा। बड़े बड़े बाल आपको दिखेंगे। आप जब भी हाथ लगा रहे हैं, जैसे फीमेल्स आके बोलेंगे या मेल, जब भी हाथ दे रहे हैं लंबे लंबे बाल आ रहे हैं, थिक हेयर आ रहे हैं। अच्छा, वहीं जब आप जेनेटिक हेयर लॉस में जाएंगे तो आप सबसे पहले कंप्लेन करेंगे थिनिंग का, कि मेरा बाल पतला होते जा रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस, हेयर फॉल वर्सेस थिनिंग। अच्छा, तो अच्छा, आपको दिख रहा है कि मेरा बाल धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, सो मीन्स इट्स ए जेनेटिक हेयर फॉल। और उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका ये मेल में ये आपके कॉर्नर्स के जो हेयर लाइन है वो रिसीड करने लगेंगे, या फिर यहाँ क्राउन से बाल जाने लगेगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका हेयर लॉस होता है इन केस ऑफ मेल, अच्छा, जिसको हम लोग पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। Male पैटर्न pattern कहने का baldness। मतलब हुआ कि आपके यहाँ के बाल अब पीछे के बाल रह जाएंगे, बट आपके यहाँ से यहाँ तक के बाल जा सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल आपके यहाँ से बाल जाएंगे जो पार्टीशन एरिया से है, मतलब दिस एरिया, बाकी के बाल आपके रहते हैं, इंटैक्ट रहता है। हाँ। ओके, ओके, ओके। अच्छा, आपके पास जितना पेशेंट्स आते हैं वो साइकोलॉजिकली आप अगर एसेस करें तो क्या लगता है कि क्यों आते हैं लोग? मेन एज ग्रुप अगर पकड़ ले, कोई 20s में आ रहा है, कोई 30s में आ रहा है, कोई मैक्सिमम कितना एज का पेशेंट्स आपके पास आते हैं? लाइक ऐसा कुछ है? देखिए, एज लिमिट नहीं है। आजकल अवेयरनेस के बाद हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। अच्छा, एंड हेयर हैज़ ए इम्पोर्टेंस, क्योंकि हेयर से आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ए पर्सन ऑफ 40 विदाउट हेयर्स लुक लाइक ऑफ 50+ एंड 60s का। तो हमारे पास एज ग्रुप में आजकल 16 से स्टार्ट करके 65-70 तक के आते हैं। 16? हाँ, 16 से 60s+ तक के आते हैं। 60s में जैसे मान लीजिए एज हुआ आपका, जैसे फीमेल्स में आपका मेनोपॉज हो गया 40-50 के बाद, तो उनका भी अपना एक हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। अच्छा। या मेल में भी मान लीजिए लेट ऑनसेट मेल पैटर्न बाल्डनेस स्टार्ट हुआ, या फिर पुअर न्यूट्रिशनल चॉइसेस के कारण हेयर फॉल हुआ, या कुछ सर्जरीज हुई है उसके कारण हेयर फॉल हुआ। तो उसमें जब होता है तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जो मेन एज ग्रुप आता है वो 20 to 40s के बीच में ज़्यादा आते हैं, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर कॉस्मेटिक वैल्यू, इसलिए वो ग्रुप सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, डैंड्रफ का क्या कोई रोल रहता है इन केस ऑफ हेयर लॉस या हेयर फॉल? नहीं, डैंड्रफ देखिए क्या होता है कि हम लोग के इंडिया में सबसे कॉमनली लोग ऑयल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑयल एप्लीकेशन, हाँ। सो ऑयल एप्लीकेशन से उनको लगता है वो रूट के अंदर जाएगा, वो आपको न्यूट्रिशन देगा, उससे हेयर अच्छा होगा। ऑयल एप्लीकेशन इज़ अ मिथ। ऑयल लगाने से हेयर अच्छा नहीं होता और डैंड्रफ को इंक्रीज़ करता है। सो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं डू नॉट अप्लाई द ऑयल। ऑयल लगाना बंद कीजिए, डैंड्रफ कम होगा। और दूसरा, डैंड्रफ से आपका इन्फेक्शन होगा तो आपका हेयर लॉस ऐसे बढ़ता है, बट डैंड्रफ इटसेल्फ नॉट कॉजेस दिस हेयर लॉस या फिर पैटर्न हेयर लॉस, क्योंकि डैंड्रफ सिर्फ आपका यहाँ नहीं होता, आपका पीछे में भी होता है। तो कई लोग आते हैं जो बोलते हैं देखिए मेरा डैंड्रफ हुआ, उसके कारण मेरे यहाँ का बाल चला गया। तो डैंड्रफ तो पीछे भी था आपका पीछे तो बाल नहीं गया।
अच्छा, मतलब So, ये चीज़ डैंड्रफ को का समझ- हेयर लॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है? पार्टली रिलेशन है, मतलब नॉट लाइक डायरेक्ट रिलेशन विद द डैंड्रफ नहीं है। अच्छा अच्छा। आजकल मार्केट में बहुत चलते हैं ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या सल्फेट फ्री शैम्पूज बहुत चलते हैं कि ये इससे शैम्पू कीजिए आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, हेयर फॉल बंद हो जाएगा। ये कितना सच्चाई है सी इस चीज़ आजकल का? मार्केट में बहुत तरह के शैम्पू मिलते हैं। एंटी हेयर फॉल शैम्पू मिलेंगे, शाइनिंग हेयर शैम्पू मिलेंगे, एंटी ब्रेक हेयर शैम्पू मिलेंगे। दीज ऑल आर मार्केटिंग गिमिक्स बिकॉज अच्छा। क्या है कि द थिंग विच यू अप्लाई फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑन द स्कैल्प, आप तो शैम्पू लगाते हो संग संग धो देते हैं। सो हाउ इट वर्क्स, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगाया और धो दिया, सो इट डजेंट वर्क। आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू करना है तो आप कीटोकोनाजोल ये सब करके शैम्पूज आते हैं, उनको आप लगाइए, स्कैल्प पे रखिए कम से कम 15-20 मिनट, देन धोइए, देन वो काम करेगा। वो लगाएंगे संग संग धो देंगे, इट डजेंट वर्क इन सच ए वे। अच्छा अच्छा। एंड क्लीनिंग ऑफ द स्कैल्प इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हो सके तो एटलीस्ट 4 to 5 days इन ए वीक शैम्पूइंग करना चाहिए, फॉलोड बाय द यूज़ ऑफ कंडीशनर, क्योंकि कीटोकोनाजोल ड्राई करता है और सल्फेट फ्री शैम्पूज जो होते हैं वो उतना ड्राई नहीं करते, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 days ये एप्लीकेबल फॉर ऑल है, या जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं या जो लोग indoors बाहर ज़्यादा जाते हैं उन लोग को तो हम लोग बोलते हैं 6 days भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। शैम्पू करने से आपका हेयर डैमेज नहीं होता। अच्छा शैम्पू आप एवरी डे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग बॉडी में रोज़ साबुन लगाते हैं अगर, तो हमारा थोड़ी स्किन डैमेज हो जाता है। हमारी स्किन में भी तो यहाँ पे हेयर्स हैं, तो वो थोड़ी डैमेज हो जाता है। यू कैन क्लीन योर हेयर स्कैल्प एवरी मतलब डे। कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे भी स्किन से बाल आ रहे हाथ पे या चेस्ट पे, वो कॉन्सेप्ट सेम ही है? कॉन्सेप्ट सेम है ना, हमारा स्किन डैमेज होगा तो हमारा हेयर्स भी डैमेज नहीं होगा। अच्छा, पर पकड़ लीजिए कोई अगर इंडोर्स ज़्यादा रह रहे, बाहर नहीं जा रहे, लाइक उन लोगों को भी ज़्यादा शैम्पू करना चाहिए या? तो फिर वो ट्वाइस इन ए वीक या थ्राइस इन ए वीक कर सकते हैं, अच्छा। फॉलोड बाय द यूज़ ऑफ कंडीशनर। कंडीशन? क्योंकि शैम्पू क्या कर दिया, थोड़ा सा हेयर को फ्रीजी करते हैं, तो अगर करता है तो आप अपना कंडीशनर लगा के धो लीजिए, तो फिर आपको वो शाइनी हेयर हो जाएगा, तो फिर आपको वो जो ऑयल एप्लीकेशन का वो नीड है वो नहीं रहेगा। आजकल ये रोज़मेरी ऑयल हो गया, ये कैस्टर ऑयल्स हो गया, ये अनियन ऑयल हो गया, ये सब बहुत चलते हैं मार्केट में, तो इससे क्या कोई बेनिफिट होता है हेयर के? हाँ, रोज़मेरी ऑयल और या जो भी कैस्टर ऑयल आप बता रहे हैं, उसमें क्या होता है कि रोज़मेरी ऑयल जो कैस्टर ऑयल देते हैं वो थोड़ा सा स्कैल्प को इरिटेट करते हैं। इरिटेट मतलब? इरिटेट मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा वो ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, एक बर्निंग सेंसेशन भी क्रिएट करते हैं। तो मान लिया आप कुछ स्किन पे लगाए, वो थोड़ा बर्निंग, तो वहाँ क्या होता है, रेडनेस होता है, तो वहाँ क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सो द इंक्रीज पार्टली द ब्लड फ्लो। तो अगर सिंपल वे में बोले तो वो हमारे भाषा में बोले तो वो वर्क करता है, जो हमारे यहाँ ड्रग होती है मिनॉक्सिडिल, जो आजकल सभी को जानते हैं, अच्छा। उसके तरफ पार्टली वर्क करता है। सो वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ बट इन ए लिमिटेड वे। अच्छा, मतलब वो स्टिमुलेट कर देता है स्कैल्प हाँ, को? स्टिमुलेट करता है द ब्लड फ्लो। ओके। ब्लड फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिससे ग्रोथ आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। बट आपको वो स्कैल्प कंडीशंस अगर कुछ हैं तो डू नॉट यूज़ इट, अच्छा, क्योंकि वो इरिटेट कर रहा है इसलिए। नॉर्मल अगर कोई इंसान है जिसका कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कुछ भी नहीं है, वो अगर एक नॉर्मल अच्छा हेयर हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या एडवाइस देंगे? कुछ नहीं, शैम्पू करिए। अगर आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो 4 to 5 days इन ए वीक करिए तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। उसके बाद अगर आपको कंडीशनर लगा लीजिए, अगर आपको फ्रीजीनेस को रिड्यूस करना है, बाकी कुछ नहीं। बहुत लोग आजकल वो बोलते हैं ना, टाइट हेयर बैंड्स मत लगाओ, हेयर फॉल होते, कैप मत पहनो, हाँ, नहीं, वो सब हेलमेट नहीं। मत पहनो। वो आप अगर कंटिन्यूअस ट्रैक्शन देंगे, जैसे हम फीमेल्स को ही बोलते हैं, जैसे वो लोग वो ब्रीडिंग करते हैं, चोटी बनाते हैं, सब टाइट करके हाँ, एकदम? टाइट करके करते हैं, तो धीरे धीरे उनका हेयर लाइन ऊपर की चला जाता है। अच्छा। सो ये ना करें, क्योंकि उसके कारण यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन में से आपने पुल किया हुआ है, एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। अच्छा। सो डू नॉट पुल इट टू मच। इसलिए हेयर जेल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट करके रखते हैं। सो कंटिन्यूअस प्रेशर हेयर के ऊपर पड़ता है तो वो हेयर को डैमेज करता है। अच्छा। सो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करें। हेयर में ऑलरेडी आपके ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, वो आपके सिक्रीशंस करते रहते हैं, तो स्कैल्प ऑयली रहता है, हेयर भी ऑयली रहते हैं। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग। आजकल और एक चीज़ है, बहुत लोग ना वो हीट जो होता है, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लर, ये सब होते हैं, उसका एप्लीकेशन लोग बहुत करते हैं आजकल, तो हाँ, उससे जैसे क्या कई कोई हमने- डैमेज होता है? जी, जैसे हमने सुना है कि आजकल पार्लर्स में जब भी कोई जाता है अच्छा। तो वो लोग हेयर फॉल हुआ तो बोलते हैं आप स्मूथनिंग करा लीजिए, स्ट्रेटनिंग करा लीजिए, आपका हेयर फॉल रिड्यूस कर जाएगा। अच्छा। सिंपल है, हेयर केराटिन प्रोटीन से बना होता है, तो आप जितना ज़्यादा हीट देंगे वो केराटिन प्रोटीन उतना ही डैमेज होगा। तो हेयर में सिस्टीन बॉन्ड्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं। सो डू नॉट अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ हीट ऑन द हेयर्स।
चाहे वो आप डिस्टल इंड पे दें चाहे स्कैल्प पे दें, हीट जितना कम देंगे हेयर उतना कम डैमेज होगा। सो इसको ना यूज़ करें। अगर ब्लोअर यूज़ भी करते हैं तो माइल्ड वर्जन में कीजिए, दूर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटेंस हीट का अप्लाई नहीं करें। मतलब वो एक जैसे आप सेटिंग का नॉर्मल ऑप्शन। गर्म पानी से नहाते हैं देन इट्स ओके, बट वो ज़्यादा इंटेंस हीट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत लोग का खासकर मेल्स में ये होता है कि बोलते हैं कि इसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, मतलब हाथ में, पैर में, चेस्ट में बहुत ज़्यादा बाल है पर यहाँ पे बाल नहीं है, हेड पे हेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए टेस्टोस्टेरोन का हेयर फॉल से कोई रिलेशन नहीं है, अच्छा, और ना डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का। आपके पास हार्मोन ज़्यादा, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मतलब? टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, उससे डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। अच्छा। वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो लोग प्रोन होते हैं हेयर लॉस के लिए, वहाँ पे एक हेयर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उससे अटैच होता है। इन्हें सिंपल वे में बोले तो वो न्यूट्रिशन को कट ऑफ कर देता है। सो ग्रेजुअली वहाँ के हेयर थिनिंग हो जाते हैं और लॉस हो जाते हैं। वो रिसेप्टर सिर्फ यहाँ फ्रंट में और यहाँ पे रहते हैं, पीछे के बाल और यहाँ के बाल पे वो रिसेप्टर्स नहीं होते, या फिर विद इन द सेल रहते हैं, इस कारण से वहाँ के बाल नहीं जाते। सो आपका हार्मोन ज़्यादा होगा, उससे हेयर लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है आपका रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड है, रिसेप्टर्स ऊपर में प्रेजेंट है। मेनली बॉडी हेयर और ये जो स्कैल्प हेयर है, ये दोनों का कैटेगरी थोड़ा अलग है व्हेन इट कम्स टू हेयर लॉस। हेयर लॉस हो रहा है मतलब सिर्फ यहाँ से ही जाएगा? हाँ, बिकॉज वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं इसीलिए, अच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा। DHT रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं जो कि हेयर लॉस को कराते हैं। अच्छा डॉक्टर जैन, एक चीज़ बताइए, इंडिया जैसे कंट्री में सर्जरीज ये सब चीज़ को लेके बहुत एक फियर, एक अननोन सा, लाइक सर्जरी मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ होगा। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट, आप तो खुद ट्रांसप्लांट करते हैं जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो कॉमन पब्लिक का परसेप्शन है वो एक बहुत मिक्स्ड है कि ना नहीं कराना चाहिए, कराने के बाद क्या होगा, साइड इफेक्ट हो सकता है, कि लाइक दे आर इन द डार्कनेस मोस्ट ऑफ द पीपल। ट्रांसप्लांट को होते हुए आज 70 साल हो गया, लेकिन पेशेंट में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ट्रांसप्लांट में आप स्किन में रहते हैं, आप ब्रेन तक नहीं जाते। कई लोग को लगता है ब्रेन डैमेज हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, या फिर कोई नर्व इंजरी हो जाएगा। तो नर्व और सब कुछ बहुत नीचे है, उतना नीचे आप नहीं जा सकते, पहला चीज़। दूसरा ये है कि अगर डॉक्टर ट्रेंड है, वेल नोन्ड है, तो होने का कोई चांस नहीं है। तो डॉक्टर शुड बी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन। आजकल बहुत सारा क्लिनिक है जहाँ पे होम्योपैथिक, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक, नॉन डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर भी नहीं है, वो लोग भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। डेंटिस्ट भी? डेंटिस्ट क्या, नॉन डॉक्टर्स, मतलब वो डॉक्टर भी नहीं है, टेक्नीशियंस है, वो लोग सारा ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। अच्छा। तो पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जहाँ पे वो जा रहा है, क्लिनिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिक बहुत बड़ा ब्रांडिंग कर दिया तो आपको लगा रहे इतना बड़ा क्लिनिक है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर का डिग्री पता कीजिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो या प्लास्टिक सर्जन हो, उन्हीं के पास जाके ओटी कराइए, बिकॉज दे नो द थिंग। वो आप एक ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाके अगर किडनी रिमूवल कराइएगा देन इट विल बी डेंजरस। बिल्कुल। द पर्सन हु नोज द थिंग, गो टू देम। मेरे को करते हुए 10 साल हो गए, आज तक मेरे किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर, और एक चीज़ मैंने सुना है कि हेयर फॉल खासकर मेल्स में स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये सब स्टेजेस क्या होता है? स्टेज मतलब आपका ग्रेडिंग ऑफ हेयर लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा हुआ तो स्टेज 1 हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया स्टेज 2, तो ये हम लोग अपने लिए रखते हैं। अच्छा। पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए आपका स्टेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है उसका कितना थिनिंग हुआ है। अगर थिनिंग कम है तो हो सका हमारा अभी मतलब अर्ली स्टेज में आया है कि जहाँ पे अभी बैडनेस नहीं आया है, तो हमने मेडिसिनल ट्रीटमेंट किया, उससे उसका काम हो जाता है। हमको लगा कि नहीं अभी हल्का हल्का विजिबल होना, स्कैल्प चालू हुआ है, बाल से पतले हुए हैं थोड़े से, तो हमने बोला मेडिसिन करिए, साथ में आप PRP करिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें हम लोग ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके स्कैल्प में इंजेक्ट करके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये भी हम लोग बोलते हैं कि ये लिमिटेड सेशंस कराने के लिए, कोई पैकेज वैकेज नहीं करने के लिए। कई जगह पे पैकेज कर देते हैं, ये सब ना करें। तीसरा हो जाता है कि खाली हो गया पूरा, देन यू हैव टू गो फॉर ए ट्रांसप्लांट, तब आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आपका वो एरिया पूरा स्मूथ हो गया है, तो वहाँ पे अगर कोई आपको बोलता है कि हम ये सब ट्रीटमेंट करके आ जाएगा, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। तो जब पकड़ लीजिए कोई किसी का हेयर फॉल या हेयर लॉस है, वो ग्रेड कोई भी हो, तो कितना हद तक मेडिसिन या ट्रीटमेंट से आ सकता है, और आफ्टर विच लाइन की पेशेंट को पता होना चाहिए कि नहीं मेरा मेडिसिन काम नहीं करेगा,
या मेरा कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, मेरे को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, वो मान कैसे लीजिए वो समझे? एरिया आपका कंप्लीट बेल्ड हो गया है या मोर देन 70 to 80% हेयर आपका यहाँ से जा चुका है, अच्छा। सो वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपके पतले पतले बाल अभी भी हैं लंबे, तो वहाँ पे आपका मेडिसिन हेल्प करेगा, साथ में अदर थेरापीज भी हेल्प करेंगे। और या फिर आप सिर्फ हेयर फॉल को लेके आए हैं तो बाकी थेरापी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन से ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन होते हैं? मेडिसिन में आपको जैसे हम लोग अगर मेल पैटर्न बालनेस है और मेल की बात कर रहे हैं आप विद कि अगर अर्ली स्टेज में आया है तो आप उसमें मिनॉक्सिडिल देंगे, फिनेस्ट्राइड देंगे, अच्छा मल्टीविटामिन देंगे, अच्छा। पेप्टाइड्स दे सकते हैं। ये क्या लगाना होता है या खाना होता है? लगाना भी है और खाना भी है। अच्छा, वैसे जैसे क्या टैबलेट तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कौन सा? जैसे क्या है कि कई लोगों में डर होता है कि हम फिनेस्ट्राइड खाएंगे तो हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। फिनेस्ट्राइड खाना होता है? हाँ, अच्छा। तो वो एक और डर मिनॉक्सिडिल रहता है। लगाना? हाँ, मिनॉक्सिडिल लगाना। मिनॉक्सिडिल खाने के लिए भी आता है, लगाने के लिए भी आता है, दोनों ही होता दोनों है। होता है, ओके। सो कई लोग का डर है कि फिनेस्ट्राइड खाने से वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ड्रग को कैसे देना है, कितने दिन तक देना और कैसे उसको स्टॉप करना है वो जानना जरूरी है। आप अपने हिसाब से अगर हाई हेवी डोज में लेते रहेंगे कंटिन्यूअस तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, नहीं तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे यूजुअली हम लोग देखने को नहीं मिलता। दूसरा, मिनॉक्सिडिल का लोग को लगता है मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे फिर से हेयर फॉल हो जाएगा। ये कई लोग सोचते हैं, इसलिए कई पेशेंट्स आके बोलते हैं नहीं हम मिनॉक्सिडिल नहीं लगाएंगे, आप मिनॉक्सिडिल छोड़ के कुछ दीजिए। सो सिंपल स्पीकिंग ये है कि यू हैव ए टेंडेंसी फॉर हेयर लॉस, तो हमने मेडिसिन दिया जैसे मिनॉक्सिडिल दिया, अच्छा आपने लगाया, आपका हेयर फॉल रुक गया, अब आपने मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया अच्छा। तो हेयर फॉल फिर से हुआ। सो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल, ये इसलिए हो रहा है कि आपका टेंडेंसी था हेयर लॉस का, इसलिए वो फिर से हेयर लॉस चालू हो गया। अब मान लीजिए आपको शुगर है, आपने डायबिटीज़ का मेडिसिन खाया, आपका शुगर ठीक हो गया, अब आपने मेडिसिन बंद कर दिया तो शुगर बढ़ गया। हाँ, तो ये तो था नहीं कि डायबिटीज़ के मेडिसिन के कारण शुगर बढ़ गया, मतलब It ये is because लाइफ टाइम आपका कमिटमेंट है। टेंडेंसी है। नहीं, आपको ऑन एंड ऑफ वे में बीच बीच में ट्रीटमेंट लेना रहना पड़ेगा। जैसे आपने डेली किया, फिर उसको रिड्यूस करिए, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन करिए, ऐसे करके धीरे धीरे उसको टैपर करके ऑन एंड ऑफ वे में लेते रहिए ताकि आपका हेयर जितना है वो मेंटेन रहे। ये एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए। हाँ, वही है। अच्छा। एक फॉलोअप रखिए 4 मंथ्स 6 मंथ्स 3 मंथ्स का। और मिनॉक्सिडिल जो है वो क्या, वो कोई सीरम है या कुछ क्या चीज़ है? मिनॉक्सिडिल लोशन फॉर्म में आता है और टैबलेट फॉर्म में आता है, अच्छा तो वो दोनों ही हम लोग देते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का कैसा रिस्पॉन्स है। कोई साइड इफेक्ट होता है इससे मिनॉक्सिडिल? नहीं, यूजुअली आपको मिनॉक्सिडिल से मैक्सिमम इरिटेशन हो सकता है। कई लोग को इरिटेशन होता है, अगर इरिटेशन होता है तो बंद कर देते हैं, नहीं होता है तो फिर आराम से कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ ड्रग। और हेयर ट्रांसप्लांट की बात अगर करें तो सबसे कॉमन एज ग्रुप हेयर ट्रांसप्लांट का कौन सा है? आप इतना साल से कर रहे हैं। 25 to 40 25 to 40। जनरली 25 के बाद लोग कंसर्न ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वर्क में भी चले जाते हैं। सो एक एस्थेटिक वैल्यू उनको वो करता है। फिर सोशल में जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बोलने लगते हैं अरे शादी भी टकला होता है दिख लोगों रहा है का। समथिंग। लोग शादी प्लान करते हैं, सो शादी के लिए भी रिजेक्शंस होता है बिकॉज ऑफ द बैडनेस। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं हमारे पास जिनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि खाली था, अच्छा ट्रांसप्लांट हो गया, शादी हो गई है। अच्छा। ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट्स। हाँ, अच्छा, ये ट्रांसप्लांट जो होता है ये प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ट्रांसप्लांट मतलब जहाँ पे पकड़ लीजिए मेरा बाल चला गया कहीं पे, तो वो बाल आप कैसे लगाएंगे? लाइक ट्रांस एंड प्लांट। ट्रांस मीन्स ट्रांसफ़र, प्लांट मीन्स प्लांटेशन। ओके। हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया, यहाँ प्लांट किया, तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका जो एरिया है जो लगाना है वो कितना बड़ा है, उसमें कितना ग्राफ्ट लगाएंगे हम लोग। तो हमारा डोनर एरिया यहाँ पीछे से हो सकता है, ये साइड से हो सकते हैं, बियर्ड हो सकता है, चेस्ट हो सकता है, बाकी के बॉडी हेयर्स हो सकते हैं एंड प्यूबिक हेयर्स हो सकता है। तो हम कहीं से भी हेयर को लेके लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा। उससे नहीं हो तो फिर बियर्ड हेयर को मेनली यूज़ करते हैं या जहाँ फिर से आप चेस्ट हेयर को लेंगे वहाँ पे पकड़ लीजिए मेरा बियर्ड से आप ले लिए या यहाँ से ले लिए, जहाँ से यहाँ पे लेते हैं वहाँ का खाली। बाल वापस नहीं आता, इसीलिए बीच बीच में से छोड़ के निकालते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे खाली नहीं दिखेगा वो अगर? नहीं, वो ही है, इसलिए बोला बीच बीच में से छोड़ के निकालते हैं। मतलब तो एक वहाँ पे जो diffused way से। हाँ, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग हेयर रहेंगे वो आपके उस एरिया को पूरा कवर कर देंगे। अच्छा, ताकि वो पता ही नहीं चलेगा कि आपका वहाँ से निकाला गया था। अच्छा, पकड़ लीजिए कोई ट्रांसप्लांट करा लिया हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया उसने, तो वो ट्रांसप्लांटेड बाल भी क्या वापस गिर सकते हैं? सी द थिंग इज दैट कि सबसे पहले तो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट ए क्योर फॉर द हेयर फॉल और बैल्डनेस।
ट्रांसप्लांट से सिर्फ हम आपके बैलेंस को कवर कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है हमने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हेयर फॉल अब नहीं होगा, कोई बैलेंस और नहीं आएगा। सी ट्रांसप्लांट एक आपका पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, तो ट्रांसप्लांट से हम आपका बैलेंस को कवर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि बाकी का हेयर ना जाए, उसके लिए आपको मेडिसिन करना पड़ेगा, और ट्रांसप्लांटेड हेयर रहे उसके लिए भी आपको थोड़ा सा लोशंस को लगाना पड़ेगा, दैट इज़ मिनॉक्सिडिल लगाइए ताकि वहाँ ब्लड फ्लो रहे। सिंपल वे, इफ यू आर प्लांटिंग ए ट्री यू नीड टू गिव फर्टिलाइजर एंड वाटर टू इट। तो मतलब मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। हाँ, तो ऑन एंड ऑफ वे में आपको वो लगाते रहना पड़ेगा। तो आप जब तक लगाते रहिएगा ठीक से, आपके बाल रहेंगे। साथ में आपको स्मोकिंग, हुक्का, अच्छा, प्रॉपर ये सबको बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन स्मोकिंग लेना भी बंद पड़ेगा। कर, मतलब स्मोकिंग से कुछ साइड इफेक्ट्स होता है? स्मोकिंग रिड्यूस करता है ब्लड सप्लाई को, अच्छा। एंड हुक्का इज मोर डेंजरस देन सिगरेट। सो 1 hour ऑफ हुक्का इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 100 सिगरेट्स इन ए डे। सो क्योंकि आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इस हुक्का करते हैं, तो उनको लगता है इसमें निकोटीन नहीं है, उसमें निकोटीन थोड़ा सा रहता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड मेडिसिन एंड द CDC रिपोर्ट, 1 hour हुक्का इज मोर देन 100 सिगरेट्स इन ए डे, समटाइम्स गोड अप टू 200 to 400 सिगरेट्स इन ए डे। क्योंकि कई लोग 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं। आजकल बहुत बच्चे लोग बोलते हैं नहीं हम तो स्मोकिंग उसमें नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ऑक्सीजन पूरा रिड्यूस कर जाता है। अच्छा। सो इट कॉजेज द डैमेज टू ओवरऑल बॉडी, नॉट ओनली टू द हेयर्स। मतलब एज अ जनरल एडवाइस स्मोकिंग तो किसी को भी नहीं करना नॉट चाहिए। गुड फॉर हेल्थ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब राइट डॉक्टर बोल रहे थे, जैसे बहुत जगह ना, फॉर एग्जांपल टर्की आजकल बहुत पॉपुलर एक डेस्टिनेशन हो गया फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। स्पेशली अमेरिका से लोग बहुत आते हैं, यूरोप से बहुत आते हैं। ये वहाँ पे कोई कुछ स्पेशल टाइप का कुछ प्रोसीजर होता है, ये क्यों होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमने टर्की के बारे में सुना है, जैसा हमने न्यूज़ सुना था, बीइंग ए मेंबर ऑफ ISSRS, अच्छा। हमने, जैसे हम लोग इंटरनेशनल फोरम के साथ अटैच हैं, तो जैसे ब्रिटेन के लगभग अबाउट 20 पेशेंट्स हैज़ डाइड आफ्टर गोइंग ओवर देयर। अच्छा। सो क्या है, टर्की में आपको एक पूरा हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम बना दिए हैं। वहाँ पे अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यू डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर और वेदर टेक्नीशियंस आर डूइंग इट। सो मोस्टली क्या है, डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे, और टेक्नीशियंस मोस्टली करते हैं। सो मैंने 1-2 टर्की के पेशेंट देखे हैं कि वो पूरा यहाँ से निकाल के पूरा खाली कर दिया है, विद अ वेरी पुअर रिजल्ट। सो क्या है, वो अब डेस्टिनेशन बन गया है। अच्छा, वो आपको मतलब पैकेज टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, हाँ, कि आप आइए जाइए, सब कुछ आपका हम लोग इंक्लूड करके इतने में कर देंगे। सो लोग कॉस्ट फैक्टर देख के टर्की में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, हेयर फॉल का साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, साइकोलॉजिकली मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं, यंग हो या मिडिल एज या ओल्ड, सबके सब में एक चीज़ दिखता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू स्लीप। अच्छा। तो कई लोग तो पेशेंट्स हेयर लेके आते हैं, देखिए मेरा इतना हेयर गिर रहा है, प्लीज़ डू समथिंग। हेयर लेके आते हैं? हाँ, हेयर लेके आते हैं, मतलब क्लिनिक में? हाँ, साथ में, हाँ, बाप रे। कि इसके लिए कुछ कीजिए। तो ऐसे लोग हैं कि स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो हेयर हैज़ इम्पोर्टेंस, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आपको कोई ना कोई आपको दिखते रहेगा, या आपको कॉन्स्टेंटली सोशल कोई बोलते रहेगा, देखो तुम बैल्ड हो रहे हो एंड समथिंग। क्योंकि हेयर एक चीज़ है, जब तक हम मिरर में नहीं देखते हम लोगों को दिखाई नहीं देता, पर ऑपोजिट में जो है उनको हमारा हेयर सबसे पहले ही दिखाई देता है। इसीलिए उसका एक ग्रेव इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनालिटी पे। हाँ, जैसे अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, जिन पेशेंट्स में जो कैंसर होते हैं, जिन लोगों पे, तो कैंसर का तो एक स्ट्रेस होता ही है, पर और एक स्ट्रेस उन लोगों का होता है कि मेरा सब बाल चले जाएंगे। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स का फर्स्ट वो दिमाग में जो टेरर टाइप का आता है ना, कि मेरे बाल सब चले जाएंगे, वो केमोथेरेपी या कोई ट्रीटमेंट के वजह से जी। हाँ, तो उन लोगों का बाद में बाल वापस आ सकते हैं? जी, कैंसर में जो मेडिसिन चलते हैं उसके कारण क्या होता है, आपके जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो रैपिडली डिवाइड करते हैं, अच्छा। जैसे स्किन सेल्स हो गए, पेट के सेल्स हो गए अंदर के, या फिर हेयर सेल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनको अटैक करता है, क्योंकि कैंसर भी एक रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। इस कारण से उनका हेयर लॉस होता है, जिसको हम लोग एनाजेन एफ्लूवियम हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अच्छा। तो लेकिन जब हमारा कैंसर का जब केमोथेरापी हो जाता है, उसके बाद मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं, जब केमोथेरापी ख़त्म हो गया तो वो धीरे धीरे रिकवर करते हैं, और साथ में अगर वो ट्रीटमेंट भी लें तो उसमें भी कई लोगों का, मैक्सिमम लोग का रिकवर हो जाता है। मान लीजिए अगर रिकवर नहीं भी हुआ, तो अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनके केस में अगर आप ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहते हैं, सो आप यू कैन प्लान फॉर द ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो। लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा उनका ड्रग क्या क्या चल रहा है,
उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसप्लांट्स को भी प्लान कर सकते हैं इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट्स, अच्छा अच्छा, बट मोस्टली रिकवर कर जाते हैं। ओके ओके। कोई अगर पकड़ लीजिए ट्रांसप्लांट करा लिया तो वो रिजल्ट आते आते कितना टाइम लगता है नॉर्मली? रिजल्ट नॉर्मली आने में 6 to 8 months लगता है इन द केस ऑफ फ्रंट, और अप टू 12 months इन केस ऑफ क्राउन एरिया। अच्छा तो ओके। पीछे का स्किन थोड़ा थिक रहता है, सो यहाँ पे बाल आने में टाइम लेता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबका एक ही टाइम में आएगा? हाँ नहीं, कई लोग का आपको 4 months में भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट दिख जाएगा। तो यूजुअली आप मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ आप 4 months से रिजल्ट देखना चालू कीजिए, अच्छा अच्छा। और एक कंप्लीट रिजल्ट देखने के लिए प्लीज़ बी पेशेंट एंड वेट फॉर 6 to 8 months। मेल्स के बारे में तो बहुत बात कर लिए, फीमेल्स का हेयर लॉस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, फीमेल में हेयर फॉल के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है, इसलिए फीमेल में जब ट्रांसप्लांट भी अगर हम लोग प्लान करते हैं, सो वी हैव टू रूल आउट बहुत सारी चीज़ों को। जैसे फीमेल्स में हेयर फॉल के पीछे आपका एक तो फैमिलियल जो कि जेनेटिक बोले, फिर दूसरा हो गया कि आपका हार्मोनल इश्यूज है कि नहीं, जैसे इंडोक्रीनल इश्यूज बोलने का मतलब, इंडोक्रीन कहने का मतलब कई लोग को आप देखे होंगे थायराइड, फीमेल्स में थायराइड का इश्यूज बहुत कॉमनली होता है, हाइपो या हाइपर, तो दोनों में ही हेयर फॉल होता है। फिर आपका मेंस्ट्रुएशन का इश्यूज है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन कम गया। हीमोग्लोबिन ऐसे ही हमारे यंग इंडियन वुमेंस में या इंडियन वुमेंस में आप बोलिए, हीमोग्लोबिन हमेशा लो लेवल पे रहता है, इस कारण से भी आपका हेयर लॉस हुआ। या फिर आपका यंग फीमेल्स में पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो पीसी मतलब सिस्ट होता है ओवरी में, तो उस कारण से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। या फिर एक्यूट कहने का मतलब क्या, मान लीजिए आपको डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, कोविड हुआ, ये भी हेयर लॉस को बढ़ा देता है। फिर आपको लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि फीमेल्स में न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, क्योंकि वो घर के काम में बिजी रहते हैं, कई बार जो हाउस वर्क कर रहे हैं, तो उनका भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहता है। अच्छा। फिर आपको कई इमोशनल अपसेट हो गया, फिर आपका लॉस ऑफ स्लीप है, जैसे बच्चे का केयर करना है, फिर आपका डिलीवरी के बाद हो गया। सो इन द फीमेल्स वी हैव टू रूल आउट लॉट ऑफ फैक्टर्स टू फाइंड इट आउट व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द हेयर फॉल। तो आप फीमेल्स में ऐसे ही रैंडमली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर क्योंकि सकते। फीमेल्स का पूरा बॉडी का सिस्टम मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यस। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने सुना है कि ट्रांसप्लांट के लिए पूरा हेड शेव करना पड़ता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। जैसे फीमेल्स के केस में हम लोग सिर्फ पीछे से थोड़ा सा बाल लेते हैं, तो वो पूरा बाल ऊपर करके लेते हैं और बीच बीच में बाल लगा देते हैं। आजकल लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट मतलब? मीन्स आपका लॉन्ग हेयर ही निकाला गया और लॉन्ग हेयर ही लगा दिया गया। प्रॉब्लम उसमें क्या है कि शेडिंग फेज जब होगा तो लॉन्ग हेयर कहीं कहीं से गिर गया और कहीं कहीं से रहेगा, दैट लुक्स ऑड। सो अगर किसी का बड़ा एरिया कवर करना है तो फिर बड़ा एरिया से निकालना पड़ेगा, तो फिर हमें ट्रिम करना पड़ता है। अगर छोटा सा एरिया करना है तो बस थोड़ा सा लिया और यहाँ पे लगा दिया, ये तो फिर हमें फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए सेम ही है? हाँ। अच्छा। बट फीमेल में ज़्यादा निकालते ही नहीं है, क्योंकि फीमेल में आप पूरा ट्रिम नहीं कर सकते फीमेल को, दैट विल लुक वेरी बैड। वेरी बैड, हाँ। तो फीमेल में सिर्फ 2000 ग्राफ्ट जैसे मान लीजिए 4000 हेयर निकाला और लगा के छोड़ दिए, बीच बीच में जहाँ जहाँ उनका खाली दिख गया। फीमेल में एक सर्टेन एरिया ऑफ लॉस यूजुअली कम रहता है, उनका एक लंबा एक लीनियर होगा या एक ब्रॉड सा एरिया होगा, उसमें खाली में लगाना होता है। ये लगभग कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज एक ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करने में? मान लीजिए अगर आप एक दिन में एक 3000 ग्राफ्ट का केस कर रहे हैं। 3000 ग्राफ्ट? हाँ। 3000, ये ग्राफ्ट और बाल में क्या डिफरेंस है बोलिए? देखिए, 1 ग्राफ्ट का मीन्स होता है 2 हेयर्स या 2 फॉलिकल्स। अच्छा। इंडियन एशियन में जनरली बोलते हैं, इंडियन सिनेरियो में 1 ग्राफ मीन्स 2 हेयर्स और 2 फॉलिकल्स। तो अगर हम 3000 ग्राफ बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6000 हेयर्स या 6000 फॉलिकल। तो एक एवरेज इंडियन में ओटी अगर कर रहे हैं मेल का, तो 3000 ग्राफ्ट आपको करने में कम से कम 9 to 5 लग जाता है। बीच में एक आपने आधे घंटे का लंच ब्रेक किया, ये लेके लंच ब्रेक मतलब 7 to 8 आवर्स का। हाँ, वो सर्जरी के टाइम में लंच कर सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से। हमारा एनेस्थीसिया लोकल रहता है, सिर्फ यहाँ पे दिए और इधर दिए। पेशेंट कम्प्लीटली अवेक स्टेट में रहते हैं, दे कैन यूज़ देयर मोबाइल्स ऑल्सो। हाँ। अच्छा डॉक्टर, पकड़ लीजिए किसी ने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो वो रिकवरी कितना टाइम में होता है? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद रिकवर में मैक्सिमम आपको, अगर नॉर्मल आप अपना काम के लिए बात कर रहे हैं, तो आज आपका ट्रांसप्लांट की एक बैंडेज रहेगा। वो आपका परसों रिमूव हो गया, यू कैन गो फॉर द वर्क। अच्छा। नॉर्मल आप कैप पहन के, थोड़ा लूज कैप पहन के आप जा सकते हैं। रिजल्ट आने में आपका वही जो मैंने बोला आपको पहले 4 to 6 months लगेगा, बाकी रिकवर आप कर जाते हैं। मतलब यू आर एबल टू ज्वाइन योर वर्क आफ्टर 2 to 3 days। और जैसे एक्टिविटीज? हमारे यहाँ बैंक के लोग फ्राइडे को कराए, सैटरडे संडे रेस्ट किए, मंडे से दे यूज टू ज्वाइन। ओके ओके ओके। और
पकड़ लीजिए कोई एक्टिविटीज़ करना हो, स्विमिंग या जिम जाना हो, ये सब एक्टिविटीज़ कब कर सकते हैं? यूजुअली हम लोग बोलते हैं हेयर को फिक्स होने में कम से कम 2 to 3 वीक्स लग जाता है अगर पूरे अच्छे तरीके से पकड़ने में। तो हम लोग बोलते हैं प्लीज़ एटलीस्ट 3 वीक्स to 1 month का वेट करिए। आफ्टर दैट वॉट एवर यू वांट यू कैन डू। इवन हम पेशेंट्स को बोलते हैं यू कैन शेव योर हेयर्स ऑल्सो आफ्टर 4 months। शेविंग के बाद भी वो हेयर फिर से वापस आ जाएंगे। आ जाता है। हाँ। अच्छा। कोई ट्रांसप्लांट के बाद कोई स्पेशल टाइप का कुछ डाइट कुछ रहता है या नॉर्मल खाना खा सकते हैं? नॉर्मल वॉट एवर यू लाइक यू कैन ईट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई ऐसे? रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसप्लांट कहीं पे आप कर लिए तो पकड़ लीजिए जिसका ग्रेइंग हो रहा है, लाइक सफ़ेद बाल जिसका हो रहा है, तो वो ट्रांसप्लांटेड बाल भी क्या ग्रे हो सकता है? देखिए जो जैसा निकलेगा, ब्लैक जो निकलेगा वो ब्लैक आएगा, जो वाइट निकलेगा वो वाइट आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने वाइट निकाला तो वो ब्लैक हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, बहुत लोग तो हेयर कलर यूज़ करते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद हेयर कलर कर सकते हैं? हाँ। कितना दिन के लाइक बाद? योर ओन हेयर, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू इट। अच्छा। कुछ भी करिए, आप खींचिए, जो करिए, पोनीटेल करिए, शेव करिए, जो मैंने बोला, कैन डू एनीथिंग। फिर भी कलर करने के लिए कितना दिन वेट करना होता है? एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं वही 1 month वन के बाद कलर करा सकते हैं? कलर करा सकते हैं। अच्छा, और हेयर कटिंग वगैरह कोई इशू कुछ। नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर, आजकल मैंने सुना है कि आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट नाम का कुछ बहुत चल रहा है, वो चीज़ क्या है? जी, आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं जो लैब में क्रिएट कर देते हैं। दे आर लो एंटीजन लोड के हेयर फाइबर्स होते हैं। उसको डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया जाता है, बट उनका लेंथ फिक्स रहेगा, आप उसको कट नहीं कर सकते। और उसको पहले स्मॉल डोज में लगाया जाता है, धीरे धीरे फिर उनका नंबर्स ऑफ हेयर बढ़ाया जाता है। बट पर्सनली आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स अबाउट ऑफ 7 to 8 years बैक जिनका हुआ था, उसमें रिएक्शंस होने लगे थे। सो पर्सनली आई एडवाइज माई पेशेंट्स डोंट गो फॉर इट। मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है? इन्फेक्शन नहीं, रिएक्शन होता है, स्वेलिंग्स आ जाता है, फिर दवाई देते हैं, फिर वो रिड्यूस कर जाता है, फिर से 3-4 महीने के बाद फिर से स्वेलिंग हो गया, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। और एक चीज़ अभी तो बहुत पॉपुलर हो रहा है कि कोई आयुर्वेदिक तेल लगाए बाल वापस आ गए आपका, या ये सब जो ऑनलाइन किट्स वगैरह आते हैं तो उससे बाल आपके वापस आ जाते हैं, ये सब अब कैसे होता है? जी, आजकल हाँ बहुत सारा में हम देखते हैं कि मार्केटिंग होती है इस तरह की। देखिए, आपको उन लोग ऑनलाइन में एक डॉक्टर से या तो विजिट कराते हैं या फिर आपको वो आपका फ़ोटो मंगा के आपको ट्रीटमेंट बोल देते हैं। ओके। जब तक आप डॉक्टर से मिले नहीं तो वो आपको क्या दवाई दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, आपका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उन्होंने आपका खुद स्कैल्प को पर्सनली नहीं देखा, हेयर्स क्वालिटी को नहीं देखा, तो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर की डिग्री क्या है आपको नहीं पता, वो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ट्राइकोलॉजिस्ट करके कोई डिग्री नहीं होता। इफ़ यू हैव ए हेयर प्रॉब्लम प्लीज़ कंसल्ट ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और किसी को नहीं दिखाएं। तो एक तो क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर पता नहीं है आपको, फिर आपका ग्रेड ऑफ ट्रीटमेंट मोटा मोटी वो लोग एक सेम ही रखते हैं। अच्छा। फिर जो किट दे रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या नहीं दे रहे हैं, ये आपको आइडिया नहीं है। सो पर्सनली आई वोंट सजेस्ट यू गो फॉर इट। जो भी तेल भी आ रहे हैं आजकल, उनमें क्या है क्या नहीं है, कोई FDA रिसर्च नहीं है। सो यू डोंट नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल नहीं है। सो पर्सनली उसे यूज़ ना करें। ये रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल, ये सिर्फ मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टराइड, ये दोनों नहीं, ही? ये सब बहुत सालों से चल रहा है। अच्छा, ये रिसर्च हर समय रिसर्च करते रहती है इन सबों पे। फिर इन लोगों का रेगुलेशंस में रहते हैं, US FDA अप्रूव्ड रहे होते हैं, तभी उनका यूज़ किया जाता है। ऐसे यूज़ नहीं होता ड्रग्स का मार्केट में। अच्छा, ट्रांसप्लांट में कोई मिनिमम एज होता है कि मिनिमम ये एज होना ज़रूरी है ट्रांसप्लांट के देखिए, लिए? हम लोग पहले जब थे तो अबाउट बोला जाता है 20 का एज ग्रुप मिनिमम एक कट ऑफ क्राइटेरिया होता था। बट अब अर्ली प्यूबर्टी में हम लोग देखते हैं 16, 17, 18 के बाद ही ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉस हो गया। तो जब लॉस हो चुका है और प्योर बेल्ड हो चुका है तो फिर आपको अर्ली एज में ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा, और मैक्सिमम एज? मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है, जैसे 70, 72, 73। जैसे मैंने एक पेशेंट का किया था, वो 73 ईयर ओल्ड थी। अच्छा, उनका हमने ट्रांसप्लांट किया था, उनका ये जगह पूरा खाली था। ये मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल 72, 73 में? और मेल का भी किया है मैंने 72 ईयर ओल्ड का। अच्छा, उन लोगों का क्या वजह हो सकता है इतना एज में He ट्रांसप्लांट? and she said कि आई एम फिजिकली फिट, आई विल लिव एटलीस्ट। हम अभी 10 साल से ज़्यादा जिंदा बचेंगे, सो हम अपने हिसाब से अच्छा दिखना चाहते हैं। तो एक कॉस्मेटिक और एस्थेटिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीपल ऑफ ऑल सुंदर एजेस दिखना चाहता है, हर आज कोई के टाइम सुंदर में। दिखना चाहते हैं। अगर आप फिजिकली ठीक है और आपके रिपोर्ट्स ठीक हैं तो यू कैन गो फॉर इट।
अच्छा डॉक्टर, अभी हम आपसे कुछ मिथ्स के बारे में पूछेंगे, आप बोलेंगे ये मिथ है या रियलिटी है, ठीक है? वेयरिंग हैट और कैप और हेलमेट कॉजेज हेयर लॉस। हाँ, कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा कैप पहने उससे मेरा यहाँ का बाल चला गया। कैप या हेलमेट का मैक्सिमम प्रेशर आपका इधर पड़ता है हेलमेट का, या फिर इधर पड़ता है, बट इधर के बाल तो नहीं जाते या इधर के नहीं जाते, आपके सिर्फ यहीं के बाल जाते हैं। सो इट्स ए पैटर्न बालनेस, सो इट्स ए मिथ, इट्स नॉट ए रियलिटी। फ्रीक्वेंट शैम्पू से हेयर लॉस होता है? नो, इट क्लींजेस द स्कैल्प, नेवर। कितना भी आप शैम्पू कर लो नहीं हेयर लॉस उससे नहीं होता? नहीं, गर्मी में आप 2 बार साबुन से नहाते हैं कई बार, या फिर कई लोग होते हैं जो गर्मी में काम करते हैं, तो फिर तो हमारा पूरा कोई रिलेशन नहीं है शैम्पू बॉडी का बाल चल जाना चाहिए था। ऑयल मसाज ये सब से बाल वापस आते हैं? नो, ऑयल मसाज से एक ही चीज़ होता है, आप मसाज कर रहे हैं, कंटिन्यूस रबिंग कर रहे हैं तो एक ब्लड फ्लो बढ़ता है, बट ऑयल एप्लीकेशन ही हम लोग मना कर रहे हैं, तो मसाजिंग का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बॉल्डिंग इनएविटेबल है या इसको रोका जा सकता है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट करे तो? बॉल्डिंग का हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इट्स ट्रीटेबल नॉट क्यूरेबल, कि दवाई दिया परमानेंटली ठीक हो गया। आप ऑन एंड ऑफ वे में अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहेंगे तो जब तक आप ट्रीटमेंट ठीक से ले रहे हैं तब तक आपका बॉल्डिंग को आप रोक सकते हैं, इट्स प्रिवेंटिव। और एक चीज़ है, खासकर ये टीनेजर्स में जिनके अभी लाइक स्पेशली बियर्ड आ रहे हैं या उतना लाइक थिकनेस नहीं आ रहे हैं, सैलून में बोलते हैं कि बार बार शेव करो वापस आ जाएंगे, तुम्हारा अगर बाल जा रहा है हेड को बार बार शेव करते रहो बाल ज़्यादा थिकर आएंगे, ये रियलिटी है? इट्स मिथ। अच्छा, क्यों ये ऐसा? बहुत सेव करने से बाल कैसे वापस फिर से ज़्यादा आ जाएगा? हाउ इज द लॉजिकल ऑपरेशन? आप तो ऊपर से कर रहे हैं, रूट तो अंदर में रहेगा, बहुत अंदर में रूट रहता है, डर्मिस आप ऊपर में एकदम स्किन के ऊपर के लेयर पे हैं और उससे बहुत नीचे रहता है, सो नो साइंटिफिक रिलेशन। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा अभी खास करके यंग जनरेशन में है कि मास्टरबेशन से हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, ये रियलिटी है? जी हाँ, कई पेशेंट आके ये चीज़ पूछते हैं कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, इसके कारण मेरा हेयर लॉस हो रहा है या मेरा शरीर कमज़ोर हो जा रहा है, ये चीज़ बोलते हैं। सी, मास्टरबेशन से ना आपका शरीर वीक होता है, ना हेयर लॉस होता है, ना आपका इम्पोटेंसी होता है। मास्टरबेशन इज़ जस्ट टू रिड्यूस योर अर्ज या सेक्सुअल डिज़ायर, बट इससे हेयर लॉस, बॉडी के वीकनेस का कोई रोल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार ये सब मत करो, इसके वजह से तुम्हारा बाल जा रहे हैं, ये सब हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, कई पेशेंट बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए, इस कारण से मेरा बाल चला गया। तो मास्टरबेशन से ना शरीर वीक होता है ना आपका हेयर लॉस होता है, इट्स लाइक तो फिर तो सारे ही जितने भी मैरिड मेल थे वो सारे के सारे टकले होते, क्योंकि दे आर डूइंग द सेक्स, तो इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ द। अच्छा डॉक्टर जैन, कोई अगर पेशेंट कंसिडर कर रहा है कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो एवरेज प्राइस कितना रहता है ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर का? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, सेलिब्रिटीज़ के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी, प्राइस जो होता है ट्रांसप्लांट का वो डिपेंड कर जाता है आपका ग्राफ कितना लगेगा, दूसरा डिपेंड कर जाता है कि डॉक्टर कितना चाह रहे हैं या क्लिनिक कितना चाह रही है आपसे। प्राइस रेंज आपका वेरी कर जाता है, 10 रुपीज़ ग्राफ्ट, कई लोग उससे भी कम में करते हैं। अच्छा, पर ग्राफ्ट में से आपका चला जाता है 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ पर ग्राफ। सो कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम, अगर मान लीजिए हम 3000 ग्राफ्ट की बात करें तो इट कैन गो फ्रॉम 30,000 टू 3 लाख और मोर। सो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करते हैं या वो जो क्लिनिक है वो डिसाइड करती है कि वो कितना चार्ज करेगी। सो बेटर है आप जिस भी डॉक्टर के पास जाए, आप पहले डिग्री देख लें कि वो डर्मैट है या नहीं है, या प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं, उसके बाद आप प्लान करें। ओके डॉक्टर जैन, थैंक यू, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थिंकिंग डीप यूट्यूब चैनल को, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, कीप थिंकिंग डीप।